Hello and welcome to another episode of India नमस्कार and और Global इंडिया एंड Left. ग्लोबल लेफ्ट के If एक you are और new एपिसोड to में this आपका show, स्वागत है। please hit अगर the आप इस शो में नए हैं subscribe तो button. कृपया Also सब्सक्राइब बटन consider दबाएं। becoming a साथ ही आप यूट्यूब YouTube सदस्य बनने, member if you संरक्षक बनने prefer या the विवरण बॉक्स में दिए गए discount लिंक के link माध्यम से link in the थोड़ी राशि दान description करने पर box. भी विचार कर सकते हैं। Without further ado, अब बिना let किसी me देरी के welcome मैं our आज guest, रात के हमारे अतिथि लैरी Larry जॉनसन का स्वागत करना Johnson. चाहूंगा। Larry लैरी is a CIA में former पूर्व विश्लेषक रह चुके analyst हैं at और the भू राजनीति पर एक CIA प्रखर टिप्पणीकार हैं। and a लैरी, prolific इंडिया एंड ग्लोबल commentator लेफ्ट में on आपका दोबारा स्वागत है। geopolitics. Larry, welcome back to India and Global Left. Oh, نمرة ريكورد أبساديون لجميع هاودي ريكورد. with you. I wanted to start मैं ये by पूछकर शुरुआत asking करना you चाहता what था you कि इस्लामाबाद में युद्ध विराम वार्ताओं के टूटने के बारे में आप क्या विचार है? Islamabad. That Israel is in control of the इसराइल process इस of प्रक्रिया पर नियंत्रण रखे हुए है making an independent और अब तक decision. डोनाल्ड ट्रंप स्वतंत्र निर्णय लेने में असमर्थ दिखाई दे रहे हैं। ईरान अपनी वार्ता शुरू करने की किसी भी मांग से पीछे नहीं हट रहा है। फिलहाल अच्छी खबर यह है कि कम से कम पिछले मंगलवार से शुरू हुआ सहमति आधारित युद्ध विराम एक सप्ताह तक कायम रहा है। शुरुआती 24 घंटे लगभग इसे पटरी से उतार देते जब इजराइल ने लेबनान में हमले किए, लेकिन उसके बाद से इजराइल ने उन हमलों को कम कर दिया है। Attacks in Lebanon. हाँ, दक्षिणी लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध जारी है, लेकिन कुल मिलाकर हम ईरानी ढांचे या नागरिक स्थलों पर बमबारी या हमले नहीं देख रहे हैं। Bombings and attacks on इसी तरह ईरान ने भी पीछे हटते हुए अमेरिकी ठिकानों पर हमले नहीं किए हैं। and likewise Iran has backed off and is not attacking US sites. That's the good news. The reportedly ये अच्छी खबर है। बताया जा रहा है कि ईरान की कुछ संपत्तियां मुक्त कर दी गई हैं। मेरे पास इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं है, लेकिन फिर हम इस स्थिति में हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका ये तय कर रहा है कि वह उद्धरण के अनुसार एक नाकाबंदी लगाएगा और फारस की खाड़ी से निकलने वाले ईरानी जहाज़ों या ईरान से तेल ले जाने वाले जहाज़ों को जब्त करने की कोशिश शुरू करेगा। ships carrying oil. अब इस पागलपन की बात यह है, Now, 4 हफ्ते पहले स्कॉट बेसेंट और डोनाल्ड ट्रंप, बेसेंट जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने ईरान पर लगे सभी तेल प्रतिबंध हटा दिए थे, Bessent's the secretary. क्योंकि उन्होंने ये स्वीकार किया था कि फारस की खाड़ी के देशों से आने वाली तेल आपूर्ति में व्यवधान इतना गंभीर था कि उन्हें ये सुनिश्चित करना पड़ा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पर्याप्त आपूर्ति बनी So रहे। significant that they needed to make sure they had enough supply on the international market. Otherwise, you're going to get triple digit. वरना तेल की कीमतें 3 अंकों तक पहुंच जाएंगी, और अब वे मूल रूप से आपूर्ति घटाना और तेल का उत्पादन कम करना चाहते हैं। उस समय जब ब्रेंट और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट कच्चे तेल की कीमतें फिर से 3 अंकों में पहुंच गई हैं। ट्रंप प्रशासन की नीति में कोई तर्क या कारण नहीं दिखता। ये ऐसा है जैसे कोई पहिया घूम रहा हो, और जहाँ भी रुक जाए, ये ज्यादा एक रूलेट पहिए जैसा है। न मुके कि एलिवेटर रुकेगा या काले पर, ये बस घुपला है और फिर कहीं भी रुक जाता है। It's just spinning and then stops randomly. What is their इजराइल लॉबी से परे क्या है? क्या आपको लगता है कि ट्रंप प्रशासन के पास इस युद्ध को और बढ़ाने के लिए खुद के कुछ प्रोत्साहन है? to keep expanding this war? No, there are no incentives for it. It is. इसके लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है। ये पूरी तरह से सिर्फ जायनिस्ट लॉबी ही नहीं, बल्कि पूरे जायनिस्ट उद्देश्य से प्रेरित है। ट्रंप के चारों ओर ईसाई जायनिस्टों का एक समूह है। उनकी धार्मिक सलाहकार पाउला वाइट, वह पूरी तरह से धोखेबाज हैं, लेकिन वे ये मानते हैं कि वे दुनिया के अंत को लाने जा रहे हैं। ईसाई संस्करण के अनुसार एक आर्मगेडन की लड़ाई होगी, विश्वासियों को स्वर्ग में उठा लिया जाएगा, फ्राउ सभी दुष्ट निकल यह क्या बहुत उज्ज्वल भवी है। यहूदी जायनिस्ट संस्करण के अनुसार मैथ्यू ब्रितो जना होगा और फिर मसीहेशन होस्टेन बारो मोल्स्टर। Messiah comes to save the Jews. So everyone's got a different story. तो देखो, हर किसी की अपनी अलग कहानी होती है। एक कहानी में ईसाई पीड़ित हैं, दूसरी में यहूदी पीड़ित हैं, और जानते हो मुसलमान दोनों में ही पीड़ित हैं।
बस देखो, मैं किसी के धार्मिक विश्वास का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं। मैं खुद को एक ईसाई मानता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि इन प्रलय संबंधी कल्पनाओं के प्रति ये जुनून, जहां लोग ये भविष्यवाणी करने और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि आज की घटनाएं वही हैं जिन्हें 2000 साल पहले किसी किताब के लेखकों ने स्पष्ट रूप से देखा था और सब कुछ ठीक उसी तरह घटेगा। माफ करना, मैं इस पर विश्वास नहीं करता, बिल्कुल नहीं। Sorry, I don't buy that. Not at all. What do you make of the argument that the US itself आप इस तर्क के बारे में क्या सोचते हैं कि अमेरिका के पास इस क्षेत्र में इतने सारे ठिकाने हैं कि वे अमेरिकी साम्राज्य के अस्तित्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं? इससे जुड़ा हुआ एक और पहलू डॉलर का प्रभुत्व है। उदाहरण के लिए, अगर वे ठिकाने न हों तो फारस की खाड़ी के देशों या सऊदी अरब को सुरक्षा प्रदान करना बहुत कठिन हो जाएगा। और अगर वे भी न हों तो पूरा पेट्रोडॉलर तंत्र, जो केवल सैन्य हथियारों की खरीद तक सीमित नहीं है बल्कि अधिशेष को पुनर्निवेशित कर डॉलर परिसंपत्ति बाजार में वापस प्रवाहित करने से भी जुड़ा है। खैर, एक तर्क ये कहता है कि यही वह चीज है जो संयुक्त राज्य अमेरिका को बनाए रखती है। There is an argument that says that it is the United States. They also say that वे ये भी कहते हैं कि इसमें चीन का खून भी है, क्योंकि ईरान की BRICS देशों को तेल निर्यात करने की क्षमता के आधार पर एक BRICS मुद्रा उभरने की संभावना है, जिसे संयुक्त राष्ट्र और अन्य संभावित BRICS सदस्यों का समर्थन प्राप्त हो सकता है। और मैं इस बारे में सोच रहा था, खासकर होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकेबंदी, विशेष रूप से ईरानी बंदरगाहों की नई चर्चाओं के संदर्भ में, क्योंकि चीन को ईरान के विशाल तेल निर्यात वास्तव में युद्ध के दौरान भी धीमे नहीं हुए हैं। तो क्या ये सिर्फ इजराइल लॉबी का मामला है या फिर अमेरिकी साम्राज्य के पास भी युद्ध को और फैलाने का कोई प्रोत्साहन है? ठीक है, मैं आपकी प्रारंभिक प्रश्न में एक शब्द बदलना चाहूंगा। आपने कहा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास ये ठिकाने हैं। मैं इसे बदलकर कहूंगा कि उसके पास ये ठिकाने थे, क्योंकि मेरा मानना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए इस बिना उकसावे के हमले का एक अप्रत्याशित परिणाम यह हुआ कि ईरान ने बहुत तेजी और प्रभावी ढंग से अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। कम से कम 13 ठिकाने यूएई, कतर, बहरीन, सऊदी अरब और कुवैत में फैले हुए थे। बहरीन में 5वें बेड़े का नौसैनिक मुख्यालय, वो अब नहीं, उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है, तो उस ठिकाने को बंद मानिए। अल उदैद शायद अगला सबसे बड़ा ठिकाना है। यह अभी भी काम कर रहा है, लेकिन बहुत कम स्तर पर। ईरान ने संयुक्त राज्य अमेरिका को उन ठिकानों से बाहर निकालने में काफी प्रभावी भूमिका निभाई है, जो मूल रूप से एक ही उद्देश्य से बनाए गए थे, ईरान पर हमले करने के लिए। मेरा मानना है कि युद्ध शुरू होने से पहले, लगभग 5 फरवरी के आसपास, कुछ अमेरिकी सैन्य कर्मियों से हुई बातचीत के आधार पर, उस समय यह उम्मीद थी कि संयुक्त राज्य अमेरिका उन ठिकानों की रक्षा ऐसे वायु रक्षा प्रणालियों से कर सकेगा जो ईरान द्वारा दागे गए किसी भी हमले को विफल कर देंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब उन्हें समझ में आ गया है कि वे इसे संभाल नहीं सकते। तो हाँ, ये फिर से अमेरिकी पेट्रोडॉलर की रक्षा के प्रयास का हिस्सा था, क्योंकि फारस की खाड़ी से निकलने वाले तेल के सभी लेन देन डॉलर में ही किए जाने थे। यहाँ तक कि फरवरी के मध्य तक भी ईरान अब भी दुबई के माध्यम से वहाँ के वित्तीय केंद्रों के जरिए भुगतान कर रहा था। लेकिन इस युद्ध ने उस पूरे तंत्र को पूरी तरह उलट दिया है। अब ईरान कह रहा है, अगर आप हमारा तेल खरीदना चाहते हैं तो आपको इसका भुगतान युआन में करना होगा, और वे वित्तीय लेन देन शंघाई में चीनी बैंकों के माध्यम से किए जाएंगे। तो अब वे दुबई के वित्तीय केंद्र का उपयोग नहीं कर रहे हैं। इस दृष्टि से दुबई अप्रासंगिक हो गया है। तेल के लिए गैर डॉलर लेन देन की संख्या तेजी से बढ़ रही है, घट नहीं रही। इसलिए अब पूरा तंत्र ही खतरे में है। ये सच है।
And what would be the next और अगला कदम शायद अमेरिकी प्रशासन के लिए क्या होगा? मैं आपसे बस अनुमान लगाने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि मैं आज सुबह सोच रहा था कि सुर्खियां कहेंगी कि तेहरान और ईरान के अन्य शहरों में और बमबारी हुई है और ईरान उसका जवाब देगा। लेकिन खबरें काफ़ी शांत हैं, अगर मैं ऐसा कहूं तो। होर्मुज जलदमरुमदी की नाकेबंदी की बात हो रही है। ट्रंप बेशक इस बारे में झूठ बोल रहे हैं कि कितने जहाज वहां से गुजरे हैं। ब्लूमबर्ग कहता है 3 या 4, लेकिन आगे क्या? But what next? Well, there are a number of factors that are देखिए, यहाँ कई कारक काम कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस ट्रेन को नहीं चला रहे हैं या इस जहाज को नहीं चला रहे हैं। वह इस नाटक का एक पात्र हैं, एक किरदार, लेकिन अन्य शक्तियां भी सक्रिय हैं। मेरा मानना है कि सबसे बड़ी और बढ़ती हुई चिंता आर्थिक है, क्योंकि अब हम इस युद्ध के देखें 30+31 यानी 44, हाँ 45वें दिन पर हैं और इसका कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा। भले ही हमारे पास, मान लीजिए, एक युद्ध विराम या संघर्ष विराम है जो अगले मंगलवार यानी कल से 1 हफ्ते बाद समाप्त हो जाएगा, उस समय हमले फिर से शुरू होने की संभावना है। लेकिन उससे पहले भी हालात बिगड़ सकते हैं। अगर संयुक्त राज्य अमेरिका ईरानी जहाज़ों को रोकने की कोशिश करता है और वे अमेरिकी जहाज़ ईरान के तट से 200 मील के भीतर हैं, तो उन पर हमला किया जाएगा। और अगर उनमें से कोई डूब गया या नष्ट हो गया, तो इससे स्थिति और भड़क जाएगी और युद्ध का विस्तार होगा। फिर भी यहाँ एक संभावित बातचीत से निकला समाधान मौजूद है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप अपनी साख बचा सकते हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका विजय की घोषणा कर सकता है। लेकिन इससे ईरान कहीं अधिक मजबूत स्थिति में आ जाएगा। ऐसा तब होगा जब संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान के साथ एक ऐसा समझौता करे जो मूल रूप से JCPOA का पुनर्जीवन हो। लेकिन फर्क यह होगा कि इस बार यह संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच एक स्थायी समझौता होगा, जिसमें यह कहा जाएगा कि ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और निरीक्षण अनिश्चित काल तक जारी रहेंगे। तब ट्रंप ये दावा कर सकते हैं कि JCPOA के विपरीत मालसेवर 10 वर्षों तक सीमित था, ये संभाषक चैतरगर और ईरान को 10 रूप थोड़े 10 नेगर। This goes on into the future and they'll never get it. He could then declare victory and bring the troops home. वह तब जीत की घोषणा कर सकता था और सैनिकों को घर वापस बुला सकता था। इससे ईरान के होर्मुज जलदमरुमध्य पर नियंत्रण की समस्या हल या समाप्त नहीं होती, लेकिन इसका मतलब खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी शक्ति और प्रभाव का भारी नुकसान होता। और याद रखिए, उन सभी खाड़ी देशों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ इस विश्वास पर समझौता किया था कि अरे, हमने तुम्हारे साथ समझौता किया है, तुम हमारा साथ दोगे। ये ऐसा है, आप अपनी सुरक्षा के लिए एक अंगरक्षक रखते हैं, लेकिन वो अंगरक्षक हर किसी से पिटता रहता है जिससे भी उसका सामना होता है। उस स्थिति में आप कहेंगे, वो तो खुद को भी नहीं बचा सकता। वो मेरी रक्षा कैसे करेगा? तो आपने देखा होगा कि कतर और ओमान ने पहले ही संयुक्त राज्य अमेरिका से दूरी बनानी शुरू कर दी है और ईरान के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने लगे हैं। सबसे विरोधी देश, खैर इसे देश कहें तो बेहतर होगा, ये वास्तव में एक कृत्रिम निर्माण है, संयुक्त अरब अमीरात है। वे ईरान का विरोध करने में सबसे अधिक कठोर और आक्रामक हैं, और आप जानते हैं ये उनकी मूर्खता है। उनके पास ईरान का विरोध करने के लिए कुछ भी नहीं है। ईरान उन्हें तोड़कर रख देगा, नष्ट कर देगा। सूदी MBS एक फिसलन भरा व्यक्ति है। वह दोनों पक्षों को साधने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि वह इतना समझ पहचान सके कि ईरानियों के पास डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा ताकतवर पत्ते हैं। मेरा मानना है कि सऊदी अरब ईरान के साथ कोई समझौता करने की ओर झुकाव रखेगा, और इससे कोई बस्तातज जो मुझे लगता है कि खुद को फिर से इराक के नियंत्रण में पाएगा, तो वास्तव में यह पूरे फारस की खाड़ी की संरचना का पुनर्गठन है। इजराइल और खाड़ी के संदर्भ में पूरी अमेरिकी नीति का उद्देश्य यह था कि उन खाड़ी अरब देशों को अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी किया जाए, इजराइल को एक वैध राष्ट्र के रूप में मान्यता देने के लिए और ईरान को दुश्मन के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की जाए।
फरवरी को संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए हमले ने उस पूरी रणनीति को Nordlias ist centralt ihr beiden Excelfribord बढ़ सकता है. To play the stavis, the wuthig Boharbahang durft Iran utept with will gurm. Making very effective use of that situation. Robert Pape of University of Chicago. शिकागो विश्वविद्यालय के रॉबर्ट पेप का तर्क है कि इस युद्ध के परिणाम स्वरूप ईरान 4 प्रमुख वैश्विक शक्तियों में से एक के रूप में उभरा है. उनका कहना है कि ये मुख्य रूप से भौगोलिक स्थिति पर आधारित है, लेकिन साथ ही इस पर भी कि अब ईरान 20% ऊर्जा संसाधनों को नियंत्रित करने में सक्षम हो गया है. उसमें रूस के 11% ऊर्जा संसाधन जोड़ें और चीन की इन संसाधनों को खरीदने या उपभोग करने की आवश्यकता और क्षमता को भी ध्यान में रखें. उनका कहना है कि जब दुनिया के 1/3 ऊर्जा संसाधन रूस, चीन और ईरान में केंद्रित हैं, तो यह ईरान को 4 प्रमुख शक्तियों में से एक बनाता है. मैंने कल राजदूत चार्ल्स फ्रीमैन से इस बारे में पूछा. उन्होंने कहा कि वे ईरान को 4 प्रमुख शक्तियों में से एक कहने तक नहीं जाएंगे, लेकिन ये जरूर माना कि इससे क्षेत्र में ईरान की स्थिति निश्चित रूप से ऊंची हुई है. मैं जानना चाहता हूं कि इस तरह की चर्चा आपका क्या विचार है. हाँ, मैं इस मामले में चास की बात से सहमत हूँ. देखो, एक कहानी है एक कुत्ते की जो कड़का पी का पीछा करता है, फिर जब वो सच में कार को पकड़ लेता है तो इधर उधर देखता है, अब मैं क्या करूं. मैं इसे उसी तरह देखता हूं. मुझे नहीं लगता कि ईरान ने शुरुआत में यह अनुमान लगाया था कि वे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इस तरह का नियंत्रण या प्रभाव हासिल कर लेंगे. शायद ईरानी सरकार में 1-2 लोग ऐसे रहे हों जिन्होंने बैठकर इस सब की योजना बनाई हो और इसे सोच समझकर तैयार किया हो, लेकिन मुझे सच में नहीं लगता कि यह कोई सामूहिक योजना थी जहां उन्होंने कहा हो, ठीक है दोस्तों, यही योजना हम बर्नो. हम ऐसा करने जा रहे हैं. और फिर जब संयुक्त राज्य अमेरिका, खैर, हम उस पर हमला होने के बाद उसे बंद कर देंगे और फिर हम कतर में मौजूद पूरी अवसंरचना को निशाना बनाना शुरू करेंगे. तरलीकृत प्राकृतिक गैस, यूरिया, हीलियम, सल्फ्यूरिक एसिड और तेल के ऊपर बाकी सब कुछ. हम वैश्विक अराजकता पैदा करने जा रहे हैं. मुझे वास्तव में नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा करने की योजना बनाई थी, लेकिन यही परिणाम हुआ है. और उसके परिणाम स्वरूप, जैसे अगर आप लॉटरी जीतते हैं, आप न्यूनतम वेतन से अचानक अरबपति बन सकते हैं क्योंकि आपने यह लॉटरी जीती. खैर, ईरान ने भी कुछ वैसा ही कह सकते हैं, भू रासायनिक लॉटरी थ्रू फ्लोर जीत ली है. अब वे ऐसी स्थिति में है जहां आपको उनसे निपटना होगा और उन्हें गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि दुनिया में कोई भी देश ईरान में बदलाव लाने के लिए पर्याप्त दबाव नहीं डाल सकता. यह केवल हवाई हमले करके नहीं किया जा सकता. ऐसा करने का एकमात्र वास्तविक तरीका देश पर आक्रमण करना और उस पर नियंत्रण करना होगा. खैर, यह एक बड़ा देश है और जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, वह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से न देखे गए पैमाने पर एक सैन्य अभियान होगा. इसके लिए भारी मात्रा में रसद प्रयास की आवश्यकता होगी. इसलिए मैं कहता हूं कि यह संभव है. मेरा मतलब है, आप इसका खाका बना सकते हैं. यह सैद्धांतिक रूप से संभव है, लेकिन व्यावहारिक रूप से नहीं. तो अब ईरान को मेज पर एक सीट मिलती है, क्योंकि उसके पास दुनिया की आवश्यक ऊर्जा संपत्तियों का इतना बड़ा हिस्सा नियंत्रित करने की क्षमता है, और फारस की खाड़ी में उसकी स्थिति तथा खाड़ी के प्रवेश द्वार पर उसके नियंत्रण के कारण उन्होंने ये दर्जा आंशिक रूप से रूस और चीन के साथ अपनी साझेदारी के कारण हासिल किया है. और जैसा कि पापे सही कहते हैं, ईरान की भौगोलिक स्थिति, रूस के साथ उत्तर दक्षिण आर्थिक गतिविधियों और चीन के साथ पूर्व पश्चिम गतिविधियों के एक प्रकार के चौराहे के रूप में, तथा चीन से ईरान तक चलने वाले रेशम मार्ग के अंतिम बिंदु के रूप में, का अर्थ है कि आने वाले समय में वह विश्व अर्थव्यवस्था में एक बढ़ती हुई महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.
that world economy is now going to be separated from और अब विश्व अर्थव्यवस्था पेट्रोडॉलर अर्थव्यवस्था से अलग होने जा रही है। that is what यही वह बात है जो यूक्रेन में युद्ध और रूस को दंडित करने के लिए पश्चिमी प्रतिक्रिया और चीन को अलग थलग करने और दंडित करने की पश्चिमी कार्रवाइयों ने कर दी है। उन्होंने इन दोनों देशों को एक साथ आने और एक वैकल्पिक वित्तीय प्रणाली विकसित करने के अपने प्रयासों को तेज करने के लिए प्रेरित किया, जिसे हम ब्रिक्स कहते हैं। और अब ईरान पर हमले के साथ यह ईरान के ब्रिक्स आंदोलन में प्रवेश को और मजबूत करता है। विडंबना यह है कि ब्रिक्स देश अंततः दुनिया के ऊर्जा संसाधनों के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण कर लेंगे। अब आपने डोनाल्ड ट्रंप को यह कहते हुए सुना होगा, वह बार बार कहते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास रूस और ईरान दोनों से अधिक तेल है। नहीं, माफ कीजिए, यदि लेकिन हियर यो जुटियोर देदर नंबर्स थोड़ा अधिक क्षेत्र पर उसका उत्पादन करते हैं। स्कूल में नहीं। Iran or than does Russia, but not that. And this includes Saudi Arabia too. इसमें सऊदी अरब भी शामिल है। It's just not true. ये बिल्कुल सच नहीं है। तो आप जानते हैं, ट्रंप गलत जानकारी पर दांव लगा रहे हैं और इसे ठीक करने की जरूरत है। हम वास्तव में एक नए विश्व व्यवस्था के उभरने के साक्षी बन रहे हैं और उस व्यवस्था में ईरान एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। फिर से पश्चिम में ईरान के प्रति इतनी शत्रुता रही है। उन्हें धार्मिक उग्रवादी कहकर आरोप लगाया गया है, जो खुद को उड़ा लेते हैं, किसी को भी मार देते हैं और असहिष्णु हैं। जबकि इस तथ्य को नजरअंदाज किया गया है कि आज भी मध्य पूर्व में सबसे बड़े यहूदी समुदायों में से एक ईरान में रहता है और वहां 2400 सालों से अधिक समय से मौजूद है। वर्षों में ईरान के भीतर जो भी परिवर्तन हुए हैं, यह एक उल्लेखनीय बात है। तो हाँ, ईरान के बारे में पश्चिमी प्रचार को पार करना कठिन है, लेकिन यही हम अभी देख रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये युद्ध कितने समय तक चलेगा? मैं यूक्रेन के उदाहरण के बारे में सोच रहा हूँ। मेरा मतलब है, अमेरिका और पश्चिम ने जितना संभव था उतना उकसाया। उन्होंने नाटो का विस्तार किया, CIA की गतिविधियों को इतना बढ़ा दिया कि, और निश्चित रूप से उन्होंने एक रंग क्रांति भी की। उन्होंने पूरे देश को गृह युद्ध की ओर धकेल दिया। और जब रूस ने अपनी विशेष सैन्य कार्रवाई शुरू की, क्षेत्र पर कब्जा करना और सेना को तोड़ना शुरू किया, तो उनके लिए पीछे हटने का रास्ता खोजना मुश्किल हो गया, क्योंकि ये एक अपमानजनक हार थी। इसलिए वे बस जारी रहे। लेकिन फर्क यह है कि यूक्रेन में उनके पास एक प्रॉक्सी था। अब अमेरिका सीधे युद्ध में भाग ले रहा है। Now the US is directly participating in the war, so of course the US seems to be unable. तो जाहिर है, अमेरिका हार स्वीकार करने में असमर्थ दिखता है। यही कारण है कि वे ईरानी पक्ष की अधिकतम मांग को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब निश्चित रूप से ईरानी भी उस स्तर पर वापस नहीं जाएंगे जिस पर वे मस्कट या जिनेवा में वियना वार्ता तय होने से पहले थे। मैं उन वार्ताओं की बात कर रहा हूं जो युद्ध से पहले हुई थी, जब ओमानी विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अल बुसैदी ने कहा था कि ईरान ने काफ़ी रियायतें दी हैं और वे एक स्वीकार्य समझौते के करीब थे। लेकिन अब मुझे लगता है कि अमेरिका न तो हार स्वीकार कर सकता है और न ही ये युद्ध जीत सकता है। तो क्या ये एक लंबा खींचने वाला युद्ध होगा या आगे का रास्ता क्या है? हाँ नहीं, वास्तव में मुझे लगता है कि इस पर कुछ सीमाएं होंगी। अगर ये ईरान पर निर्भर होता तो हाँ, ईरान इसे अनिश्चित काल तक लड़ सकता था। यह ऐसा मामला है जहां उन पर समय का कोई दबाव नहीं है। समय का दबाव संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल पर है। इजराइल अपने आकार और स्वदेशी संसाधनों की कमी के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका के बड़े पैमाने पर समर्थन के बिना इसे अनिश्चित काल तक जारी नहीं रख सकता। और संयुक्त राज्य अमेरिका में नवंबर में चुनाव आने वाले हैं। इस युद्ध के आर्थिक प्रभाव अभी अभी अमेरिकी जनता को प्रभावित करना शुरू हुए हैं और ये और भी खराब होने वाला है। हमने पहले ही इजराइल के प्रति दृष्टिकोण में नाटकीय बदलाव देखा है, विशेष रूप से अमेरिका इजराइल संबंधों के संदर्भ में। Towards Israel, in terms of U.S. relationship with Israel.
growing dissatisfaction, unhappiness. बढ़ती असंतुष्टि, नाखुशी, यह धारणा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने इजरायलियों के लिए अपनी आत्मा बेच दी है, कि नीतियां अमेरिका पहले के बजाय इजराइल पहले के हित में बनाई जा रही हैं। इसलिए मेरा मानना है कि ट्रंप प्रशासन पर इस स्थिति को समाप्त करने का कोई रास्ता खोजने का भारी दबाव होगा, भले ही उन्हें कुछ गर्व निगलना पड़े और अगस्त तक पीछे हटना पड़े। वे नवंबर के चुनाव में नहीं जाना चाहेंगे, जो मेरी राय में, ईमानदारी से कहूं तो पहले ही हार चुके हैं, लेकिन फिर भी उनके पास संभलने का एक मौका हो सकता है, सिवाय इसके कि तब तक उनके सामने अधिक मुद्रास्फीति और कम आर्थिक वृद्धि की संभावना होगी। इसलिए अगस्त तक इसे समाप्त करने का दबाव संयुक्त राज्य अमेरिका पर होगा, इससे पहले कि वे शरद ऋतु में प्रवेश करें। अगर ये जारी रहता है तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका पर एक भारी आर्थिक बोझ बन जाएगा, क्योंकि आपको पीछे हटकर ये पूछना होगा कि ठीक है, वे किस तरह के अभियान चला सकते हैं। वे पूरी तरह से हवाई अभियानों पर निर्भर रहेंगे। वे जमीन पर सैनिक नहीं भेज सकते। अगर वे ऐसा करते हैं तो वे सैनिक मारे जाएंगे और फिर उन्हें शवों के थैले भरने पड़ेंगे। यह निश्चित रूप से एक राजनीतिक समस्या पैदा करता है। इजराइल के लिए भी यही स्थिति है। इजराइल के पास बमों और हथियारों की असीमित आपूर्ति नहीं है, और अगर संयुक्त राज्य अमेरिका ये तय करता है कि हमें कटौती करनी होगी, हम इस दर से आपको आपूर्ति जारी नहीं रख सकते, तो इजराइल एक अस्तित्वगत संकट का सामना करेगा। पहले ही हमारे पास इजरायली रक्षा बलों के चीफ ऑफ स्टाफ ये 2 हफ्ते पहले की बात है। वह अंदर गया और सरकार को जानकारी दी और कहा, दोस्तों, हमारे चारों ओर लाल चेतावनी लाइटें चमक रही हैं, हम ढहने वाले हैं, हम ऐसा करते नहीं रह सकते। तो अब भी कई कारक सक्रिय हैं, और ये मत भूलिए, जेफरी एप्स्टीन का पूरा मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, और मेलानिया का हाल ही में सामने आना, ये दावा करते हुए कि वह जेफरी एप्स्टीन या गिस्लेन मैक्सवेल को नहीं जानती थी, यह साफ झूठ है, उसकी तरफ से साफ झूठ। मेरा मतलब है, वह एक शालीन महिला है, लेकिन सवाल उठता है, वह ऐसा क्यों कर रही थी? ऐसा लगता है कि वह आज सामने आने वाली एक खबर से पहले खुद को सुरक्षित करने की कोशिश कर रही थी, जो उनकी सबसे पुरानी दोस्तों में से एक द्वारा प्रकाशित की जानी है, जो जेफरी एप्स्टीन और ट्रंप परिसीम्स बीच के रिश्ते का लैब कुछ with a keen end. Between Jeffrey Epstein and the Trumps. I have 2 final quick questions. मेरे पास 2 आखिरी छोटे सवाल हैं। What do you make of सबसे पहले, इस पोप बनाम ट्रंप वाली बात के बारे में आप क्या सोचते हैं जो खबरों में उभर रही है? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पोप अपराध के मामले में कमजोर है और विदेश नीति में बहुत खराब है। आपको क्या लगता है, ये सब क्या चल रहा है? What do you make of what's going on? जब पोप से झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं थी, तब ट्रंप ने, देखिए, हमने पश्चिमी यानी ईसाई चर्च के कैथोलिक पक्ष को पिछले रविवार ईस्टर मनाते हुए देखा, और बहुत से ईसाइयों की नज़र में, जैसे टकर कार्लसन की, डोनाल्ड ट्रंप ने उस दिन ईस्टर का अपमान किया जब उन्होंने बेहद भद्दे सामाजिक संदेश जारी किए, ईरानियों को गालियां दी और सबसे अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया, और फिर उस ट्वीट को अल्लाह की स्तुति कहकर समाप्त किया। यह ऐसा था जैसे आप जानते हैं, और टकर ने, मेरा मानना है, सही ढंग से इसे इस रूप में समझा कि ट्रंप इस्लाम धर्म का मजाक उड़ा रहे थे, और उन्होंने कहा ऐसा नहीं किया जाता, और मुझे लगता है टकर बिल्कुल सही हैं। और फिर कल ऑर्थोडॉक्स ईस्टर रविवार को ट्रंप ने क्या किया? पहला, पोप पर हमला किया। दूसरा, अपने सोशल मीडिया पेज पर अपनी एक तस्वीर डाली जिसमें वह खुद को यीशु जैसा दिखा रहे थे। तुम जानते हो, सब लोग उसे ऐसे देख रहे हैं जैसे वो कोई स्वर्ग से उतरा फरिश्ता हो जो बिस्तर पर पड़े किसी बीमार आदमी को ठीक कर रहा हो। और वो पोस्ट खुद ट्रंप ने की थी। ये किसी स्टाफर का काम नहीं था। हाँ, जाहिर है किसी स्टाफर ने उसे तैयार किया होगा, लेकिन ट्रंप ने ही कहा होगा, हाँ यही मैं चाहता हूं, इसे ऐसे तैयार करो, और फिर उसने उसे जारी कर दिया।
मुझे सच में लगता है कि वह उन 2 हत्या के प्रयासों को याद करता है और मानता है कि अब उसे ईश्वर ने इसराइल के लिए एक महान मिशन पूरा करने के लिए चुना है। मेरा मतलब है यही चीज उसे प्रेरित कर रही है। तो पोप लियो पर हमला करके ट्रंप ने बस एक और राजनीतिक दुश्मनों का समूह बना लिया जो उसके पास एक दिन पहले नहीं था। ये बिल्कुल अनावश्यक था, पूरी तरह गलत सोच थी। लेकिन तुम जानते हो इसके ऐसे जुराविज और जिनकी के सौर में रिस्पॉन्ड वे इस पे से बर्ड नॉलेज। Many Catholics I know are just, they're livid about it. My final question, Trump also said today मेरा अंतिम प्रश्न, ट्रंप ने आज ये भी कहा कि ईरान से निपटने के बाद अमेरिका क्यूबा की ओर रुख कर सकता है। बेशक क्यूबा में मेरी विशेष रुचि है, जिसके कारणों पर मैं यहाँ विस्तार से नहीं जाऊंगा। मैं लंबे समय से क्यूबा का इतिहास पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे इस बात में दिलचस्पी है कि कौन से आर्थिक तंत्र वास्तव में मानवता के लिए काम करते हैं। लेकिन क्यूबा की निकटता को देखते हुए और ये देखते हुए कि अमेरिका ने पिछले 50 या 60 वर्षों से क्यूबा पर किस तरह का हमला और प्रतिबंध व्यवस्था बनाए रखी है, क्या आपको लगता है कि जल्द ही क्यूबा पर सीधा सैन्य हमला हो सकता है? military attack on Cuba coming soon? No. Gotta step back and say, नहीं, आपको एक कदम पीछे हटकर ये कहना होगा, ठीक है, मान लीजिए कि हमने द्वीप पर नियंत्रण पाने के लिए सैन्य बल भेज दिए। तब हमें गुरिल्ला हमलों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि वहां विद्रोही होंगे। और इस तरह एक बार फिर संयुक्त राज्य अमेरिका उस देश को नियंत्रित करने की कोशिश में फंस जाएगा। ये हमारे तट के पास है, लेकिन वहाँ ऐसे प्राकृतिक संसाधन नहीं हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए आवश्यक हों। मेरा मतलब है, उनके पास बेहतरीन वह बस एक और कैरबरे ड्रफ्टवर्ड के सही तरीके से इस्तेमाल तो एक शानदार अवकाश स्थल बन सकता है। जानते हैं, ऐतिहासिक रूप से, खासकर मिडाउस मीस के दशक से शुरू होकर, क्यूबा ने संगठित अपराध के केंद्र और निषेध काल के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में शराब की तस्करी के लिए एक प्रमुख स्थल के रूप में बड़ी भूमिका निभाई थी। माफिया, इतालवी माफिया, लेकिन साथ ही यहूदी माफिया ने भी क्यूबा में जुआ आदि के लिए अपने संचालन स्थापित किए थे। तो जुआ, वेश्यावृत्ति, मादक पदार्थों की तस्करी, इन सब में क्यूबा की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। जब क्रांति आई और नेतृत्व यानी तानाशाहों को एक तथाकथित साम्यवादी विद्रोह द्वारा उखाड़ फेंका गया, तो वह एक जन आंदोलन था। यह कोई सोवियतों द्वारा गढ़ी गई चीज नहीं थी, है ना? सोवियतों ने इसे देखा और कहा, अरे हम इसका समर्थन करेंगे। लेकिन क्यूबा एक ऐसा छोटा विद्रोही देश बन गया जो संयुक्त राज्य अमेरिका के आगे झुकने को तैयार नहीं था, और तब से उसने इसकी भारी कीमत चुकाई है। तो फिर से मैं अपने मन में सोचने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, हम इसे कब्जे में लेते हैं, फिर क्या हम क्यूबा में अमेरिकी करदाताओं का पैसा लगाना शुरू करेंगे ताकि वहाँ के लोगों का जीवन बेहतर हो सके? मेरा मतलब है, क्यूबाई लोग एक हद तक इसकी सराहना करेंगे, लेकिन वहाँ के पूर्व सरकारी अधिकारी भूमिगत हो जाएंगे और वे एक विद्रोह चलाएंगे जो संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए महंगा साबित होगा। इससे अमेरिका ऐसी स्थिति में आ जाएगा जहां उसे उन्हीं क्यूबाई लोगों को मारना शुरू करना पड़ेगा जिन्हें वह बचाने की सोच रहा था। मेरा मतलब है, इसका एक रास्ता है, क्यूबा पर लगे प्रतिबंध हटा दो, मुक्त व्यापार होने दो, और फिर अचानक लोग खुद तय कर सकेंगे कि वे किस तरह का देश और सरकार चाहते हैं, बिना इस दबाव के कि अमेरिका को हर चीज पर नियंत्रण रखना है। लेकिन जानते हो, हम ऐसा करने के लिए बहुत जिद्दी है। हम बार बार इस बात पर अड़े रहते हैं कि हमें सब कुछ नियंत्रित करना ही है। खैर, 1959 में लोगों ने ये तय किया था कि वे अपने लिए किस तरह की व्यवस्था और देश चाहते हैं। अमेरिका को ये ज्यादा पसंद नहीं आया और हम एक परमाणु विनाश के बहुत करीब पहुंच गए थे। लेकिन लैरी, हम यहीं पर बात समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं आपके जवाबों की वास्तव में सराहना करता हूँ। for your time and appreciate your answers. Hi, my name is Ayushman. I, नमस्ते, along with मेरा नाम आयुष्मान है। have started मैंने मुदियार ज्योतिष्मान के साथ मिलकर the last इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। try to build पिछले 2 वर्षों में हमने वामपंथी और प्रगतिशील ताकतों के लिए सामग्री तैयार करने की कोशिश की है। economists, अब तक हमने अर्थशास्त्रियों, इतिहासकारों, राजनीतिक विश्लेषकों और कार्यकर्ताओं का साक्षात्कार लिया है। अगर आपको हमारी सामग्री पसंद आई है और आप चाहते हैं कि हम वामपंथ के लिए एक अभिलेखागार तैयार करें, तो मेरे पास आपके लिए 2 अनुरोध हैं। कृपया इस उद्देश्य के लिए दान करने पर विचार करें। लिंक नीचे विवरण में दिया गया है। और अगर आप दान नहीं कर सकते तो बुरा मत मानिए। आप हमेशा हमारे वीडियो को अपने साथियों के साथ लाइक और शेयर कर सकते हैं। अंत में सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। Finally, don't forget to hit the subscribe button.